हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आज हम सेकंड चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमने फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा चार्ज और कूलम्ब्स लॉ, उसे हमने डिस्कस कर लिया था। और मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आपने जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन किए होंगे न्यूमेरिकल्स कूलम्ब्स लॉ के, और आपसे हो गए होंगे। अगर जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं तो आप उसे प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और चलिए फिर सेकंड चैप्टर डिस्कस कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता क्या है, पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो सपोज दैट हमारे पास ये एक का पॉजिटिव चार्ज है, चलिए लेते हैं नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। सपोज हमारे पास ये एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा करेगा कि नेगेटिव चार्ज जो है अपने चारों तरफ ये एक बाउंड्री क्रिएट कर लेगा, एक फील्ड बना लेगा। और उस फील्ड में अगर कोई चार्ज एंटर करता है, ये एक फील्ड है, अगर इस फील्ड में कोई चार्ज अगर एंटर करता है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये एंटर करता है तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, इससे अपने अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक। और अगर यही चार्ज इस फील्ड से बाहर रहा होता तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। यानी कि जब भी कोई एक चार्ज दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करता है तो ये ज़रूरी है कि वो चार्ज जिस पे के फोर्स आप चेक कर रहे हैं दूसरे वाले के बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, और ये बाउंड्री ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। इसके लिए आपका जो सोर्स है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस फील्ड के अंदर कोई चार्ज आएगा तो इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा, बाहर होगा तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो चलिए अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो और डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास एक नेगेटिव स्फीयर है, नेगेटिव चार्ज स्फीयर, ठीक है। और इसके चारों ओर एक बाउंड्री क्रिएट हो रही है और उस बाउंड्री के अंदर एक टेस्ट चार्ज आ गया, ठीक है। ध्यान रखना कि जब भी कोई फील्ड बनता है वो सोर्स चार्ज की वजह से बनता है। ये आपका एक सोर्स चार्ज है, और जिस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड या जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो वहां पे आपको एक टेस्ट चार्ज रखना होता है। ये हमारा टेस्ट चार्ज है। हम ज़्यादातर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखते हैं क्योंकि इससे आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन निकाली जा सकती है। तो टेस्ट चार्ज हम पॉजिटिव क्यू लेंगे। सोर्स चार्ज हमारे पास है प्लस क्यू और टेस्ट चार्ज हमारे पास है स्मॉल क्यू, ठीक है। अब क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, कितना फोर्स लगा करके, एफ फोर्स लगा करके, ठीक है। मान लेते हैं कि इनके बीच में जो हमारा सोर्स चार्ज है, जो हमारा टेस्ट चार्ज है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर का है, ठीक है, स्मॉल आर पे है ये। अब होगा क्या कि ये नेगेटिव सोर्स चार्ज ये पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये सोर्स चार्ज ये टेस्ट चार्ज जो है इस सोर्स चार्ज के फील्ड के अंदर है, ठीक है। अब होगा क्या कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक्चुअल में होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट चार्ज, यूनिट टेस्ट चार्ज। जो आपका टेस्ट चार्ज है अगर वो यूनिट हो जाए तो जितना भी फोर्स इसके ऊपर इस सोर्स के द्वारा लग रहा होगा तो वही फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, ठीक है। यानी कि E इज इक्वल टू कितना फोर्स लग रहा है टेस्ट चार्ज पे हमारा भाई, F, ठीक है। और उसे टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए यानी Q से, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड तो होगा ही, ये मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन के लिए मैं अभी बताऊंगा अभी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। फिलहाल देखिए कि E इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड SI यूनिट इज न्यूटन पर कूलम्ब। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट चेक की जाए तो ये न्यूटन पर कूलम्ब होती है,
ये मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका एक डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये ध्यान रखना कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट्स ऑन टेस्ट चार्ज, electric field acts on test charge in the direction of force। जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी इस डायरेक्शन में फोर्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज, अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो अगर ऐसा होगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यानी कि जैसे कि मान लीजिएगा इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में है, और अगर यही नेगेटिव टेस्ट चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, क्योंकि आपका फोर्स भी रिपेल वाला हो जाएगा ना, नेगेटिव रिपेल करते हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज ना होकर के अगर नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में आपका, क्योंकि क्या होगा अगर ये भी नेगेटिव है, टेस्ट चार्ज भी नेगेटिव है, तो फोर्स आपका लगेगा इस डायरेक्शन में, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है। यानी कि टेस्ट चार्ज का साइन चेंज होने पे, पोलैरिटी चेंज होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। इसलिए हम ज़्यादातर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेते हैं, क्योंकि इससे आसानी से डायरेक्शन हमें मिल जाता है। इसी में देखिए कि अगर आपका जो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, अगर आप टेस्ट चार्ज पॉजिटिव देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है उसका टेल पॉजिटिव चार्ज की तरफ और हेड नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। यानी कि टेल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज and head of electric field vector towards negative charge। ठीक है। जो आपका हेड होगा वो नेगेटिव चार्ज की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, और जो टेल होगा वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव से जनरेट होकर के नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आसानी से समझने के लिए हम उस फील्ड को लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जो आपका ज़रूरी नहीं है कि जो आप लाइंस बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स वैसी ही होती हैं, बस ये है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से विजुलाइज कर सके, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे काम करती है, क्या होती हैं, जरा उन्हें देख लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा कि जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है। स्फीयर के फॉर्म में, ये पॉइंट है ना, इसीलिए तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चारों तरफ निकल रही होंगी कुछ इस तरीके से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आप उसे रिप्रेजेंट कर सकें विजुलाइज करने के लिए। ठीक है। कुछ इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो अब ये देखिए इन ऑल डायरेक्शन, तो ये एक स्फीयर बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो तरीके की हो सकती हैं। मान लीजिए कि हमारे पास जो EFL है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, या तो वो स्ट्रेट होगी या फिर वो कर्व्ड होगी। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी या तो वो स्ट्रेट होंगी या फिर वो कर्व्ड होंगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आपका स्ट्रेट है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग अलोंग स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा।
ठीक है, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो कर्व्ड है, स्ट्रेट नहीं है, सपोज दैट ये कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आपका कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो आपको करना क्या होगा, सपोज दैट मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, ठीक, कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो अगर इस पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो आप इस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। यानी कि टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन मिल जाएगी। सपोज इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए डायरेक्शन की, भाई इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर, तो आप इस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा। सपोज यहाँ पता करना है तो आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का टेंजेंट आपको उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे देता है, ठीक है। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से, तो आपको करना क्या होगा कि आपको अगर आपके एक रीजन में ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट मोर मैग्नीट्यूड, यानी जो आपका मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है। और अगर आपका एक उसी रीजन में अगर आपके पास लेस नंबर ऑफ EFL इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसका मतलब ये कि आपके पास लेस मैग्नीट्यूड, यानी जो वहाँ पे मैग्नीट्यूड है वो कम है। इसका मतलब मान लीजिए कि अगर आपके पास एक रीजन है और इस रीजन में एक रीजन 1 और एक रीजन 2 ले लेते हैं, ठीक। इन दोनों रीजन में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेक कीजिए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और यहाँ पे बहुत कम है, ठीक है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैग्नीट्यूड E1 वाले का ज़्यादा होगा E2 वाले से, क्योंकि सेम रीजन में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा है तो ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड कम होगा क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो बहुत कम है। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए क्या करना होता है कि अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो गैप होंगे वो इक्वल गैप होंगे, यानी कि इक्वल गैप जो आपके ना ये इक्वल गैप्स मीन्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर जगह पे यानी हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा। जितने भी पॉइंट्स बनाए मैंने इन सभी पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा क्योंकि आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि इनके बीच में गैप्स इक्वल है, ठीक है। और अगर यहीं पे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या होगा, कहीं पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होंगे, कहीं दूर होंगे, कुछ पता नहीं चल रहा होगा क्या चल रहा है पैटर्न, ठीक है। तो जब नॉन यूनिफॉर्म होते हैं तो गैप्स जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते। ये आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और यहाँ पे E2 और यहाँ पे E3 देखा जाए तो हर एक पॉइंट पे अलग होगा। E1 के पास ज़्यादा मैग्नीट्यूड है क्योंकि लाइंस काफ़ी पास है यहाँ पर, उसके पास फिर इसके पास इससे कम हो जाएगा E3 के पास, क्योंकि यहाँ पे लाइन का गैप E2 से थोड़ा सा ज़्यादा है, कम है, E3 पे ज़्यादा होगा और E2 पे सबसे कम होगा क्योंकि यहाँ पे गैप्स ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा गैप होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है, बताया था हमने अभी। यानी कि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइंस के बीच में गैप्स हैं वो अलग अलग हैं, तो मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होगा। इसलिए ये जो ये ग्राफ जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो रिप्रेजेंटेशन है ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का सिमेट्री। सपोज हमारे पास ये एक लाइन है चार्ज्ड स्ट्रेट लाइन, सपोज हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज हमने दे दिया इसे, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अगर आप एक स्ट्रेट लाइन को एनलार्ज करें, बड़ा करें, तो बड़ा करने पे मालूम पड़ेगा कि वो एक सिलेंडर बन जाता है। यानी कि अगर आप एक लाइन जो चार्ज लाइन है अगर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चारों डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो वहाँ पे सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा आपका, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अगर आप देखें तो सभी डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल लग रहा होगा, है ना। तो सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो क्या बन जाएगा आपका ये आपका एक सिलेंडर बन जाता है। यानी कि अगर आपके पास ये एक स्ट्रेट चार्ज्ड वायर है तो जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की जो सिमेट्री होगी वो एक सिलेंडर होती है। यानी कि इस वायर के चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर आप एक पॉइंट चार्ज ले, सपोज हमारे पास ये एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, अगर आप एक पॉइंट चार्ज लेते हैं और इसके सभी डायरेक्शन में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाएं तो क्या होगा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने की वजह से सभी डायरेक्शन में अगर आप इक्वली बढ़ाएं तो आपको एक सिमेट्री मिलेगी, और वो सिमेट्री के सभी पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दें तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो एक स्फीयर बनता है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास एक पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज जो आपके पास पॉइंट चार्ज होता है तो पॉइंट चार्ज का जो सिमेट्री होगा वो एक स्फीयर होगा, वो एक स्फीयर होगा, ठीक है। अगर आपको एक प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड बनता कैसे है? प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है अगर हमारे पास ये एक बहुत बड़ा स्फीयर है, यानी कि जिसका रेडियस काफ़ी बड़ा हो, और उस स्फीयर के सरफेस से अगर आप एक छोटा सा पोर्शन काट लें, ठीक है, एक छोटा सा पोर्शन अगर आप ले लें तो ये एक प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। प्लेन कैसे बनता है भाई? प्लेन बनता है, प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है स्मॉल पोर्शन ऑफ लार्ज स्फीयर, ठीक है। स्मॉल पोर्शन है, आपके पास एक लार्ज स्फीयर है, उसका एक स्मॉल पोर्शन ले लें, यानी कि ये जो रेडियस, ये जो स्फीयर है इसका रेडियस काफ़ी बड़ा है और उसके सरफेस से एक छोटा सा पोर्शन काट हटा लिया जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉजिटिव, जो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्लेन सिमेट्री का होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव से जनरेट होकर के नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं, ठीक है, यानी पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव जाके ख़त्म हो जाएंगी, ओके। सेकंड पॉइंट है हमारा कि जो अगर किसी भी पॉइंट पे अगर आपको मान लीजिए इस पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो तो इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी, यानी कि टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट अ पॉइंट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो डायरेक्शन, तो आप उस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए तो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं बिटवीन चार्जेस, ये चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कंटिन्यूस कर्व्ड होती हैं, यानी कहीं पे भी ये ब्रेक नहीं होंगी। फोर्थ पॉइंट हमारा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसे जैसे चार्ज के पास जाती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफ़ी क्लोज आ जाती हैं, अगर वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज से दूर होती हैं यानी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में गैप ज़्यादा होता है, यानी कि चार्ज के नज़दीक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है और चार्ज से जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होता है, क्योंकि गैप ज़्यादा है ना, इस वजह से। नेक्स्ट हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज की वजह से एक डिस्टेंस पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो कैसे निकाल लेंगे? सपोज दैट हमारे पास ये एक नेगेटिव चार्ज है, क्यू चार्ज, ठीक, और यहाँ से r डिस्टेंस पर
हमारे पास एक सोर्स चार्ज है स्मॉल q चार्ज, यानी ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर आप इनके बीच में फोर्स देखें तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स कितना होगा, फोर्स होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर, ठीक है। मोड लेके चलते हैं, अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो हमें सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, ठीक है। और हमें बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पे चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, जो हमारा Q है। तो अगर आप इसे Q से डिवाइड कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे वैसे कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को आपको वेक्टर फॉर्म देना है तो आपको करना क्या होगा कि आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो Q अपॉन r स्क्वायर है इसकी मल्टीप्लाई r कैप से करना होगा। ये r कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, तो उस मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बस हाँ ये एक डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। अगर आपको इस r कैप को हटा के r वेक्टर चाहिए तो r वेक्टर करने के लिए क्या करना होगा कि आपको इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r क्यूब इंटू r वेक्टर कर देना होगा। और ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझा दिया था कि कैसे आप कैप से वेक्टर फॉर्म ला सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में अगर r समझना चाहते हैं कि कैसे काम करता है तो एक डायग्राम लेके चलते हैं। हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है और हम यहाँ से r1 डिस्टेंस पर, ये r1 डिस्टेंस है इसका, यहाँ से r2 डिस्टेंस पर और यहाँ से r3 डिस्टेंस पर, ये ठीक है, 3 डिस्टेंस पे हमने जो एक स्फीयर ले लिया। तो इस r1 डिस्टेंस पर कहीं पर भी अगर आप एक चार्ज रख देते हैं, कहीं पे भी, ये r1 डिस्टेंस है ना, कहीं पे भी आप चार्ज रख दीजिए। सपोज हमने यहाँ पर एक चार्ज रख दिया Q1 और यहाँ पे रख दिया हमने Q2 और यहाँ रख दिया हमने Q3, ठीक है, Q3 r1 डिस्टेंस पर। तो जो Q1 वाला है वो चार्ज के सोर्स चार्ज के काफ़ी नज़दीक है, r1 डिस्टेंस पर है, तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा, इसका मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा होगा E1 का। अगर आप Q2 चार्ज रखें तो इसका डिस्टेंस यहाँ से थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है तो इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम हो जाएगा E2। और ये देखिए कि ये जो Q3 चार्ज है वो सोर्स चार्ज से काफ़ी दूर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E3 जो होगा, E3 वो भी कम हो जाएगा, यानी कि जो E1 है वो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है E2 से और E2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है E3 से, बिकॉज R1 इज़ लेसर देन R2 एंड लेस देन R3, यानी जो जितना नज़दीक होगा सोर्स चार्ज के उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है इट इज़ द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड। मान लीजिए कि हमारे पास ये एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ले लेते हैं और हमारे पास यहाँ पे एक Q1 चार्ज है, Q1 सोर्स चार्ज, Q2 एंड Q3, ठीक है, और एक टेस्ट चार्ज है Q, स्मॉल q, ठीक है। इन तीनों की वजह से यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना था। क्या करेंगे भाई, अगर दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं तो ये इसको रिपेल करेगा, यानी कि इसका फोर्स होगा F ऑन नॉट बाई 1, ये वाला इसको रिपेल कर रहा होगा इधर की तरफ, ये होगा फोर्स ऑन नॉट बाई 2 और ये जाएगा आपका फोर्स ऑन नॉट बाई 3, यानी कि अगर आप नेट फोर्स निकालें तो ये आएगा आपका F01 प्लस F02 प्लस F03, ठीक है। इन तीनों का अगर आप सम कर लें तो इन तीनों को अगर आप सम कर लें तो और उसे टेस्ट चार्ज Q0 से डिवाइड कर दें तो आपको E नेट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। E नेट इज इक्वल टू जो आपका F0 आया था उसे आप Q टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दीजिए Q0 से, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका F01 प्लस F02 प्लस F03 डिवाइड बाई Q0, ठीक है। और जो आपका सम आएगा वो क्या निकल के आएगा, वो